चलिए देखते हैं। माइक्रोबियल बायोकंट्रोल एजेंट पर। सबसे पहले हम बायो हर्बिसाइड्स पर देखेंगे। हर्बिसाइड कौन है? जो वीड को कंट्रोल करता है। वीड को कंट्रोल करने वाले एजेंट में एक नाम आता है कोकनियल इंसेक्ट का। कोकनियल इंसेक्ट जो अपुंटिया, जो कि काफी ग्रोथ हो चुकी थी ऑस्ट्रेलिया में और इंडिया में, इस वीड को कंट्रोल करता है कोकनियल इंसेक्ट। अब वीड को कान मारने के तो हम वीडिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम बायो हार्बिसाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब कोई एक बायोलॉजिकल एजेंट ले रहे हैं, वो एक इंसेक्ट है। दूसरा इंसेक्ट जैसे लेडी बर्ड बीटल, इंसेक्ट को इंसेक्ट से कंट्रोल करना। बायो पेस्टिसाइड, इंसेक्ट से प्लांट को कंट्रोल करना। बायो हार्बिसाइड, बायो पेस्टिसाइड में लेडी बर्ड बीटल का नाम आता है। ये लेडी बर्ड्स भी लोग नहीं समझ पाते क्या चीज है ये एक बीटल है जो एफिड को कंट्रोल करता है। और दूसरा ड्रैगन फ्लाई है जो उड़ता रहता है। ये मॉस्किटो को कंट्रोल करता है। तो ये बात हो गई हम कैसे बायो एजेंट द्वारा कंट्रोल करें। और अगर हम कंट्रोल करने में अब तक इंसेक्ट ही ले रहे थे, अगर हम कोई बैक्टीरिया लें, माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट की बात करें, तो एक बैक्टीरिया कहलाती है बैसिलस thuringiensis। इस बैक्टीरिया के स्पोर को हम पानी में सोख करके प्लांट पर छिड़क देते हैं। तो इससे जो इंसेक्ट हैं जो प्लांट की पत्तियों को खा रहे होते हैं, वो इस बैसिलस thuringiensis के स्पोर को खा लेंगे। तो इसमें एक प्रोटीन पाई जाती है, क्राई प्रोटीन। वो प्रोटीन का क्रिस्टल बैक्टीरियम पाया जाता है। उसकी गट में जाएगा तो क्रिस्टल सॉल्युबलाइज हो जाएगा, और जैसे ही सॉल्युबलाइज होगा वो टॉक्सिक हो जाएगा, मिड गट से जुड़ जाएगा और उस इंसेक्ट को मार डालेगा। कैसे करते हैं? ड्राइड स्पोर अवेलेबल इन सैचेट। इस बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया का स्पोर जो है सैचेट में मिलता है आपको। उसको हम पानी में मिक्स कर लेते हैं। उसको हम वाटर में मिक्स करते हैं। मिक्स विथ वाटर एंड स्प्रे टू द प्लांट। क्या होगा इसका? ये जैसे ही इंसेक्ट के अंदर जाएगा, इंसेक्ट का अल्कलाइन जूस इस पर एक्ट करेगा। ये जो क्राइप्रोटीन है, प्रोटॉक्सिन क्रिस्टलाइन क्राइप्रोटीन है, ये सॉल्युबल टॉक्सिन में बदल जाएगा। और ये सॉल्युबल टॉक्सिन जो है उस इंसेक्ट के मिडगट में जाएगा, मिडगट से बाइंड करेगा। और जैसे मिडगट से बाइंड करेगा, मिडगट में छेद हो जाएगा, इंसेक्ट मारा जाएगा।
दूसरा ट्राइकोडर्मा फंगस है। ये रूट पर जो अटैक करता है फंगस, फ्री लिविंग फंगस पैरासाइट ऑफ रूट कॉटन, शुगर केन, ये सब जो फंगस है वो रूट पर अटैक करते हैं और बड़ा नुकसान करते हैं। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करेंगे, वो फंगल की ग्रोथ को रोक देगा। एक और अच्छा एक एग्जाम्पल इंसेक्ट के कंट्रोल करने का, बैकुलो वायरस। ये इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड्स का पैथोजन है, मतलब इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड पर ये अटैक करता है बैकुलो वायरस। ये दे बिलोंग्स टू जीनस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। ये न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस जीनस से बिलोंग करते हैं ये। तो कभी कभी पूछा जाता है बैकुलो वायरस का जीनस बताइए, तो जीनस क्या है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? स्पेसीज स्पेसिफिक है। जिस पार्टिकुलर स्पेसीज आप इंसेक्ट को मारना है उसके लिए स्पेशल बैक्लोवायरस होगा, इसलिए नैरो स्पेक्ट्रम है। इसका प्रभाव दूसरे एनिमल पर नहीं पड़ता है। आप अगर किसी केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं तो जिस इंसेक्ट को आप मारना चाहते हैं वो भी मर जाएंगे, along with पॉलिनेटर भी मर जाएंगे। तो पॉलिनेटर न मरे, बर्ड्स पर इसका असर न हो, पेट एनिमल पर इसका असर ना हो, ह्यूमन बीइंग पर इसका असर ना हो, किसी तरह से पॉल्यूशन ना हो, बायो कंट्रोल में सबसे अच्छा है बैकुलो वायरस। क्यों सबसे अच्छा है? क्योंकि ये केवल इंसेक्ट और आर्थ्रोपोड पर अटैक करेगा। दूसरा, उसके निश्चित स्पीशीज पर अटैक करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम है, मतलब ऐसी गोली बनाइए जो किसी एक पार्टिकुलर आदमी को जाके मारे, उसके अगल बगल उसके लड़के बच्चे, चाचा या अन्य पड़ोसी को ना मारे, एकदम स्पेसिफिक हो। तो ये स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है। ये उसी इंसेक्ट को किल करेगा जो इंसेक्ट उस प्लांट को डैमेज कर रहा है। तो इसका इस्तेमाल जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में करते हैं। अब सोचते होंगे ये आईपीएम क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट क्या है? पेस्ट को मैनेजेबल रखना, पेस्ट को कंट्रोल करना, इंसेक्ट को कंट्रोल करना, न कि सारे इंसेक्ट को मार डालना। क्योंकि इंसेक्ट जो है वो फूड चेन का पार्ट है। अगर सारे इंसेक्ट मारे जाएंगे तो फूड चेन डिस्टर्ब होगा, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में हम पेस्ट को मैनेजेबल रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, और कुछ स्पेसीज स्पेसिफिक पैथोजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बैकुलो वायरस है नैरो स्पेक्ट्रम वाला, या कुछ बायोलॉजिकल एजेंट आप देखे थे। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग पर, बायो फर्टिलाइजर पर, कुछ बैक्टीरिया फ्री लिविंग होंगे, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, ये नाम याद रखिएगा जहां भी हो उसको। ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल होते हैं और सॉइल को इनरिच करते हैं न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट स्पेशली जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं उसकी मात्रा बढ़ाते हैं। अब प्रश्न उठता है
बायो फर्टिलाइजर में क्या क्या बायो फर्टिलाइजर के रूप में होगा? दैट में बी बैक्टीरिया, दैट में बी फंगस, दैट में बी एल्गी। तो बायो फर्टिलाइजर की तीन कैटेगरी हो गई। बैक्टीरिया की, फ्री लिविंग बैक्टीरिया की बात की, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलियम, फ्री लिविंग हो गया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया की बात करें, राइजोबियम है। फंगस की बात करें, फंगस भी है, सिम्बायोटिक फंगस, माइकोराइजा, जो रूट के साथ रूट को कवर करेगा, एक मेंटल बनाएगा। अब कौन सा फंगस रूट को कवर करेगा, रूट को प्रोटेक्ट करेगा, किस जीनस का होगा? तो जीनस ग्लोमस, ये याद रखिए, जीनस ग्लोमस याद रखिए। क्या करता है ये एसोसिएशन? इट हेल्प्स इन एब्जॉर्बिंग फास्फोरस। ये फंगस जो है फास्फोरस पर अपने सिक्रीशन को डालेगा। फास्फोरस जो इनसॉल्युबल है वो सॉल्युबलाइज हो जाएंगे एंड रूट में एब्जॉर्ब इट। तो although phosphates are available in soil, but they are insoluble. But with the help of these fungus, these insoluble phosphates are converted to soluble phosphates. And in this way, phosphorus is available to the plant. दूसरा, resistant to root borne pathogen। ये रूट के चारों ओर उसको घेरे रहता है, इसलिए रूट पर अटैक करने वाले पैथोजन उस फंगस के कारण उस रूट पर अटैक नहीं कर पाते। फंगस थोड़ा सा उनको गंदा लगता होगा। जैसे चोर अगर अपने को बचना चाहता है तो अपने शरीर में कोई गंदगी लपेट ले, तो कोई चोर को पकड़ेगा नहीं। इसी तरह से प्लांट के चारों ओर फंगस है, फंगस पर जल्दी कोई अटैक नहीं करता, रूट भी सुरक्षित हो गया। दूसरी बात, सलाइन इन्वायरमेंट में भी, ड्रॉट इन्वायरमेंट में भी वाटर एब्जॉर्प्शन फंगस द्वारा होता है। फंगस स्वयं फिलामेंटस है। इट वर्क्स लाइक रूट हेयर्स। जैसे रूट हेयर्स होते हैं, वैसे ही ये फंगस जो है हेयर लाइक होगा, वाटर को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो ड्राउट कंडीशन में, सैलिनिटी कंडीशन, सलाइन कंडीशन में भी प्लांट सरवाइव करेगा ड्यू टू माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? फंगस का प्लांट से एसोसिएशन। और राइजोबियम एक दूसरी चीज होती है। ये जो नोडुलस प्लांट होते हैं कुछ, उनमें रूट में गांठें पाई जाती हैं। उस गांठ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। यहाँ लेग हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट होता है जो उस रूट नोड्यूल में एनारोबिक कंडीशन उत्पन्न करेगा। एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ करके अमोनिया बनाएंगे, अमोनियम कंपाउंड्स बनेंगे। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है, तो कहीं भी नाइट्रोजन फिक्स हो रहा होगा तो वहां ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं रहेगा। अगर वो ब्लूग्रीन एल्गी है, वहां भी नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, जैसे नॉस्टॉक एनामिना, उसमें हेट्रोसिस्ट पाई जाती है। हेट्रोसिस्ट की सेल जो है वो थिक वॉल्ड होती है, और थिक वॉल्ड होने के कारण उनके भीतर ऑक्सीजन घुस नहीं पाता। ये देखिए, इसके बाद सीवेज ट्रीटमेंट पर भी क्वेश्चन आते हैं। बायो फर्टिलाइजर की बात हो गई, फर्टिलाइजर में एल्गी की बात हुई,
साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं, कुछ साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक रूप में पाए जाते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया देखा आपने, फंगस का एसोसिएशन देखा। अब सीवेज ट्रीटमेंट एसटीपी, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है उसको फिल्ट्रेशन करेंगे। फिल्टर की अलग अलग साइज होगी, बड़ा साइज फिल्टर, छोटा साइज फिल्टर। तो पहले बड़ा साइज वाला लगाएंगे, फिर धीरे धीरे छोटे साइज लगाएंगे। इसलिए बड़े बड़े फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट छन के ऊपर आ जाएंगे, फिर छोटे छोटे छटके नीचे रह जाएंगे। और जो वाटर में मिक्स है, अगर हैवी है तो उसको एक टैंक में रख देंगे, सेटलमेंट टैंक में, जहां सॉलिड सेटल डाउन कर जाएगा। जैसे सैंड है, स्मॉल पेबल्स हैं, गिट्टियां हैं। और जो नीचे सेटल डाउन कर जाता है उसको प्राइमरी स्लग बोलते हैं। तो ये देखिए सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन हो रहा है। बड़ा फिल्टर, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर और छोटा फिल्टर लगा दिया। अब यहाँ से हम जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होगा निकाल लेंगे, बाकी को हम सेडिमेशन टैंक में डालेंगे। प्राइमरी सेडिमेशन टैंक है। यहाँ पर जो नीचे जम गया सैंड है, पेबल्स हैं, वो प्राइमरी स्लग होगा। इसका कोई काम नहीं है, तो फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा। और जो इसका इफ्लुएंट होगा, इफ्लुएंट को हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लाएंगे, जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें ऑर्गेनिक वेस्ट ट्रीट होता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, विद द हेल्प ऑफ फंगस। एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल करते हैं। दे विल डिक्रीज बीओडी, वो बीओडी घटाता है बायोलॉजिकल टैंक में। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड घटती है। ये डिमांड तब घटेगी जब वाटर कम पोल्यूटेड होगा। वाटर जितना ज्यादा पोल्यूटेड होगा, बीओडी उतना हाई रहेगा। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, इसलिए उस टैंक में हम एयर भी पास करते हैं। तो सेकेंडरी टैंक होगा, उसको मिक्स करते रहेंगे। स्टेरर है यहाँ पर, ये ऑक्सीजन पाइप है, ऑक्सीजन ब्लो करते रहेंगे। इसमें जो है हम कुछ एक्टिवेटेड स्लग डालेंगे। अब एक्टिवेटेड स्लग क्या है और फ्लॉग क्या है, ये जानिएगा। फ्लॉग जो है ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ऑफ फंगस है, दैट इंक्लूड्स म्यूकस। म्यूकस से घिरा हुआ ये होता है। ये वाटर में फ्लोट करता रहता है। इसमें पाई जाने वाली बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया हैं। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं। फंगस भी पाया जाता है, फंगस भी डिकम्पोज करता है। और ये फ्लॉक जब जाएगा बाद में सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा, तो ये सेटल डाउन कर जाएगा, उससे एक्टिवेटेड स्लग मिलेगा। इस एक्टिवेटेड स्लग को हम एनारोबिक बायोडाइजेस्टर में डालेंगे, जिससे बायोगैस बनेगी। तो सीवेज ट्रीटमेंट में हम बायोगैस भी बना दे रहे हैं एक्टिवेटेड स्लग से। ये एक्टिवेटेड स्लग क्या है, फ्लॉग जो शटल डाउन कर गया है। और फ्लॉग क्या है, ये बैक्टीरिया, फंगस और म्यूकस का एसोसिएशन है जो फ्लोट करता रहता है। और एक्टिविटी स्लग में बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसी की थोड़ी मात्रा हमेशा बार बार इस टैंक में डालते हैं, जिससे फिर से बैक्टीरिया, फंगस आ जाए। तो जैसे हम दही में जोरन डालते हैं, इनाकुलम, तो ये इनाकुलम के रूप में इस्तेमाल होता है। एक्टिवेटेड स्लग थोड़ी सी मात्रा, और ज्यादातर एक्टिवेटेड स्लग जो है एनारोबिक डाइजेस्टर में चला जाएगा, जहां बायोगैस बनेगी। तो ये देख लीजिए, ये फंगल फिलामेंट, एरोबिक बैक्टीरिया और म्यूकस यही फ्लॉक बनाता है। पूछता फ्लॉक क्या है, ये बीओडी को घटाएगा क्योंकि ऑक्सीजन को कम करेगा। तो इस तरह से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट आप पढ़ लिए। प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है जिसमें हम एयर ब्लो करते हैं, उसको स्टेरर द्वारा
मिक्स करते हैं, उसमें एक्टिवेटेड स्लग डालते हैं, इनाकुलम के रूप में, जो विकसित होकर फ्लॉक बनाता है। फ्लॉक में फंगस, बैक्टीरिया और म्यूकस होता है। ये ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करेगा, और यही फ्लॉक जब शेडमेशन टैंक में जाएगा तो एक्टिवेटेड स्लग बनाएगा। उसी एक्टिवेटेड स्लग की थोड़ी मात्रा हम यहाँ डालेंगे इनाकुलम में, और ज्यादातर जो हम एनारोबिक डाइजेस्टर में डालते हैं, जो बायोगैस प्लांट होता है, जहाँ से मीथेन गैस निकलती है। तो इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ।